पेशेंट को डायरेक्ट डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए सीधे उनको आईसीयू में भर्ती करते हैं। पेशेंट और उनके अटेंडेंट का हमेशा आरोप लगता है कि पेशेंट हमारा आईसीयू या फिर किसी वार्ड में था, पेशेंट एक्सपायर हो गया और हॉस्पिटल है बेवजह उसको ऐसे बोल के कि पेशेंट अभी जिंदा है, लेकिन पेशेंट मरने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए वो लोग ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। तो ये कितना सच है? जो आपका सवाल है वो मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअली किस तरफ जा रहा है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्या ज़रूर। ऐसे भी सिस्टम होते हैं क्या हॉस्पिटल में कि इंश्योरेंस पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट वे हो और नॉर्मल के लिए अलग? फिर से रिपीटेड एमआरआई, ब्लड टेस्ट ये सब कराते हैं, तो क्या ये जरूरी सच में होता है या फिर एक्स्ट्रा बिल बने पेशेंट का इसलिए कराए? जोहार, नहीं, नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब तक 07। अगर हम बात करें, लोगों के मन में हमेशा से सवाल रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर नाम आता है कि अगर मुझे ट्रीटमेंट कराने जाना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, तो पहले सवाल होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी महंगे होते हैं, कि प्राइवेट हॉस्पिटल कितना पैसा, लोग को लगता है कि हॉस्पिटल लूट रहा है, तो और सरकारी में वो लोग जाना नहीं चाहते। और इसी पे बात करने के लिए रांची के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रजनीश सर आज हमारे साथ हैं। मैं बात करूँ, आज हमारा जो विषय है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। और सर, मैंने सर को इसलिए आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए इनवाइट किया क्योंकि सर ऑलरेडी डॉक्टर तो हैं ही, प्लस साथ साथ में सर के 4 हॉस्पिटल है, जो लाइफ केयर हो गया, सिनर्जी ग्लोबल हो गया, सर ने अभी स्टार्ट किया मदर एंड चाइल्ड केयर एंड प्लास हॉस्पिटल। तो इसलिए मुझे लगा कि सर इस हमारे इंटरव्यू का जो गेस्ट होंगे ये सबसे बेस्ट होंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, जोहार, नमस्कार। सर, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे जनता को आप बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेनली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करता हूँ और साथ ही साथ ट्रॉमा और स्पाइन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे मैं थोड़ा ज़्यादा उसको देखता हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं एक अपने आप को एंटरप्रेन्योर भी कह सकता हूँ। कहने का मतलब हम लोगों ने अपने कुछ हॉस्पिटल सेटअप्स भी अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि लाइफ केयर हमारा जो पुराना सेटअप था वो है, साथ ही साथ सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल है जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग अभी बर्न्स और उसके लिए एक पलाश करके हम लोग बर्न सेंटर भी लेके आए हैं, और साथ ही साथ मदर एंड चाइल्ड चाइल्ड केयर यूनिट एक हम लोगों ने अलग से इस्टेब्लिश किया है। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अक्सर देखते हैं कि जब मैं अलग-अलग जब जगहों पे लोगों से जब मिलता हूँ और जब बात, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं नॉर्मली जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बोल देता हूँ, आप वहाँ चले जाओ। तो अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी महँगे हैं और ये बिज़नेस बन चुका है। तो ये कितना सच है कि आजकल के टाइम में क्या प्राइवेट अस्पताल सच में एक बिज़नेस बन गया है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है एक तरह से कहें तो जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल आज के डेट में बिजनेस तो है ही, क्योंकि सरकार भी उसी तरह से डिफाइन करती है। और साथ ही साथ जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो उसको चलाने के लिए आपको कई सारे इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ्स, उनकी सैलरीज, उसके अलावा जितने भी नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। और किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो उसका एक रनिंग कॉस्ट भी साथ साथ ही जाता है। ओके। सपोज करो मेरा हॉस्पिटल है, मेरा एक रेंटल इनकम भी जाएगा, रेंटल भी इसमें जाएगा, उसके अलावा मेरे जो स्टाफ्स हैं उनकी सैलरी जाएगी, अच्छा। जितना भी हम लोगों ने मशीनरीज लगाया है, बैंक से लोन लिया है तो उसकी ईएमआईज भी पे करनी है। तो जी हाँ, ये एक बिजनेस तो है ही, क्योंकि हम लोग अर्न करते हैं एंड उसी से फिर रीपे कर सकते हैं। जो आपका सवाल है वो मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअली किस तरफ जा रहा है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ ज़रूर। जो बिजनेस बन चुका है जो कहते हैं, उसका मतलब ये है, कहने का अर्थ जो पब्लिक समझती है कि एथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ से हटते जा रहे हैं हुँ। डॉक्टर्स। तो ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होता है। कई बार कई जगह देखा गया है, हम लोगों ने भी पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर डॉक्टर्स ने कुछ अननेसेसरी टेस्ट कराए या फिर उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। तो कोई भी चीज़ दुनिया में 100% सही सही नहीं नहीं हो होता। सकती है ना? सो ये कहना कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कभी भी इस तरह का नहीं होता है, ज़रूर होता है, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। बट जितना मैं समझता हूँ, जितना भी मेरे आसपास के डॉक्टर्स और जिन लोगों से मेरी बात होती है, जो डॉक्टर्स हैं खास करके, वो कोशिश हमेशा उनकी यही रहती है कि हमारे पेशेंट्स को एक बेटर केयर मिल सके, ओके। एक बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट मिल सके, और एक साथ ही साथ ये भी देखना होता है हम लोगों को कि उसका इलाज में कहीं से कोई कमी नहीं कमी रहे। ना हो। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब देख के चलते हैं तो उसमें कई बार टेस्ट ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं होना चाहिए था, वो करवाया गया, बट एक्चुअली में उसकी ज़रूरत होती है। ओके। और इसका बेस्ट जज तो कोई नहीं हो सकता, मतलब डॉक्टर अपने हुँ, हिसाब से सोच रहा है, सामने वाला अपने हिसाब अपने से हिसाब से सोच रहा है। सोचना। तो ये होता है हम लोगों के साथ कई बार।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर एथिकल वे में प्रैक्टिस हो रहा है, तो वो एथिकल बिजनेस मॉडल इन हेल्थ केयर वही हॉस्पिटल बेस्ट है। सर देखते हैं कि जब पेशेंट इमरजेंसी में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैंने पेशेंट को लेके इमरजेंसी में गया, डॉक्टर ने वहाँ देखा पेशेंट को और वो सीधे क्या करते हैं आईसीयू में रेफर कर दे। तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं। तो ये जो आरोप है कि पेशेंट इमरजेंसी से डायरेक्ट आईसीयू में जाता है क्योंकि आईसीयू का जो बिल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जी। तो ये इसका सच क्या, और ये क्या सच में असलियत है कि पेशेंट को डायरेक्ट डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए सीधे उनको आईसीयू में भर्ती करते हैं? नहीं बेटा, ऐसे दिस दिस कैन नॉट बी ट्रू। और जैसा मैं अभी पिछले पहले भी बोल रहा था कि सभी चीज़ों को आप एक साथ एक ही स्तर पे नहीं लेके आ सकते हैं। आप समझिए, अगर जब मरीज आता है हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तभी तो वो आया, तभी आया वो। है ना? और इमरजेंसी में आ रहा है यानी वो वॉक इन पेशेंट नहीं है, इमरजेंसी में आया यानी उसको कुछ इमीडिएट एक्यूट दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से उसको इमरजेंसी में उसको लेके आया गया। ओके। तो अब कई बारी ना ये केस सॉल्व करने जैसा होता है। आप समझो, अगर आप डिटेक्टिव हो, आप कोई घटना घट चुकी है और आपको वो दिया जा रहा है मौका कि अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करो। तो अब सॉल्व करने के लिए डॉक्टर के पास क्या हथियार है, आपके पास क्या क्या है? आपने जो पढ़ाई करी वो है, लेकिन जितना भी पढ़ाई कर लो आप, आपको टेस्ट से उसको बैकअप देखना होता है। हुँ, मुझे अगर महसूस हो रहा है कि भाई इस पेशेंट को बोन टीबी है, सपोज करो, ओके, उसकी वजह से ये जा रहा है उस तरफ, है ना? तो कई बार मैं बोलूँगा नहीं, आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत है। तो ओके। अचानक से आ जाएगा कि अरे अब आते ही एम साथ ही एमआरआई क्यों एमआरआई बोल आपने रहे हो? लिख दिया। है ना? हुँ, बट उसके पीछे का लॉजिक है और वो हुँ, समझना पड़ता है डॉक्टर्स को कई बारी कि ओके, हम किस तरफ जाएँ। ओके, आप यू आर ब्लाइंड, लाइक ओके, मतलब अब केस को सॉल्व करना है आपको, और केस सॉल्व होने के लिए आपको टेस्ट कराने हैं। कई बार आईसीयू में रखना पड़ता है, कई बार महँगे टेस्ट कराने पड़ते हैं और इसी वजह से लोग घबराते हैं। एंड इन सब चीज़ों के बीच सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मेरा पेशेंट को कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं हो उसका एक अलग प्रेशर डॉक्टर के ऊपर हमेशा ही है। ओके, अगर आप टेस्ट नहीं कराते हो और आपका मरीज़, या आप आईसीयू में नहीं लेते हो और अगर हुँ, मरीज़ मेरा खराब हो जाता है, ओके, तो जितना जो बैकलैश होगा, जो बाकी दुनिया बोलेगी वो तो बोलेगी, बट डॉक्टर को कितना गिल्ट फीलिंग होता होगा आप समझ हुँ, सकते हो। तो इसीलिए उस गिल्ट फीलिंग से भी बचने का भी प्रयास करना है, उसके साथ-साथ इसको, इस केस को सॉल्व भी करना है। ओके। इसीलिए इमरजेंसी से डायरेक्टली आईसीयू में ले जाने का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। सर जैसे आपने बोला कि ब्लड टेस्ट, पेशेंट का या फिर उनके जो अटेंडेंट होता है उनका ऐसा रहता है कि मैंने तो अभी ब्लड टेस्ट कराया। जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स क्या करते हैं फिर से रिपीटेड एमआरआई, ब्लड टेस्ट ये सब कराते हैं। तो क्या ये ज़रूरी सच में होता है या फिर एक्स्ट्रा बिल बने पेशेंट का इसलिए कराया जाता है? नहीं, 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 नहीं। ये थोड़ा-सा हमारे इंडियन समाज में ये थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं हम लोग, है ना? आप समझिए कि अगर मेरे पास भी कई पेशेंट आते हैं, अब उन्होंने कहा कि लगभग साल भर पहले हम लोगों ने एमआरआई कराया है, घुटने में मुझे तकलीफ आ गई थी, लिगामेंट इंजरी हो गया था, साल भर पहले एमआरआई कराया है। तो हमारे पास पहुँचे, लिगामेंट इंजरी सर आपको दिख रही है एमआरआई में, ओके। आप इसी को देख के ऑपरेट कीजिए, है ना? हुँ, अब समझो कि अगर जो चीज़ टेस्ट 1 साल पहले हुआ या 6 महीने पहले हुआ, ओके। वो चीज़ और अभी में कितना काफ़ी फ़र्क आ फ़र्क सकता है? आएगा वो। आप एक दिन में रिवॉल्विंग हो जाता है, हुँ, पृथ्वी घूम जा रही है, हुँ, आप कह हुँ, रहे हो कि उसी टेस्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएँ। ओके, और ऑपरेशन करने वाला अगर कोई भी इंस्टेंस पहुँचता है, ख़ास करके कभी भी, ओके, तो ये डिक्टम है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि उसी समय का टेस्ट देखना ज़रूरी है। ओके, सपोज़ एग्ज़ाम्पल लो, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे गॉल ब्लैडर का दिक्कत आ गया, है ना? ओके, मुझे गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी। मैंने टेस्ट कराया, 1 महीने हम लोगों ने रुक गए उसके बाद, है ना? ओके, हुँ, उस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ डॉक्टर को भी नहीं नहीं पता है। पता। हेमोग्लोबिन उस समय 10 ग्राम था, हो सकता है वो घट के 4 ग्राम हो गया हो सकता है घट के 6 ग्राम हो गया हो। ओके, कई रीज़न्स हो हो उसके। सकता है रीज़न हो सकते एंड हैं। फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ को आप नहीं डिनाई कर सकते हो कि आपने क्यों नहीं टेस्ट कराया। कराया। तो हमारे हुँ, ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम आपकी सुरक्षा का ख़्याल रखें और हम लोग जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो दें। उसके लिए टेस्ट ज़रूरी हैं, तो टेस्ट करवानी चाहिए, ओके, है ना? तो ये कहना बहुत गलत है कि सब टेस्ट जानबूझ के करवाया जा रहा है, रिपीटेड किया जा रहा है। एंड इसके साथ एक दूसरा पहलू ये हो सकता है, कई बार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अ, सुना है हम लोगों ने भी कि वहाँ अननेसेसरी का टेस्ट होता है, कुछ डॉक्टर्स को उसके लिए एक दिया जाता है ना? प्रेशर। बट हाँ, बट ऐसा मुझे आज तक हुँ, मेरे किसी फ्रेंड सर्कल ने नहीं बताया है। ओके, माइट बी बड़े शहरों में होता हो, हम लोग अभी वहाँ पर नहीं रहे हैं तो हम नहीं बता सकते उसके बारे में। बट मैंने कभी आज तक ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई जानबूझ के अननेसेसरी का टेस्ट टेस्ट करा।
ओके। कई बार पेशेंट और उनके जो घर वाले होते हैं, उन लोग को लगता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट या अटेंडर को डरा के पैसे लेते हैं। तो क्या ऐसे प्रेशर सिस्टम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के पास होते हैं क्या? देखो सुधांशु, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ तो है ही कि ओके, शायद कुछ बड़े जगहों पे, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के ऊपर शायद इस तरह का प्रेशर प्रेशर आता रहता आता है। हो, ओके, है ना? बट फ्रैंकली जो हम जैसे हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, ओके, उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर रहता नहीं है। ओके, मेरा प्रैक्टिस शुरू करने का या हमारे हॉस्पिटल खोलने का सीधा सपाट एक ही था कि मुझे किसी और का सुनना नहीं है। मैं ओके, चाहता हूँ कि मैं, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड सर्कल जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा बेहतर सर्विस देना चाहते हैं और एक एवरेज मिनिमल कॉस्ट पे देना चाहते हैं, वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर हम सब मिल के एक बेहतर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो ओके, दे सकें। तो उसी से रिलेट करते हुए अगर लेके चलेंगे तो आप समझिए कि जब भी हम डॉक्टर सीनियर हो जाते हैं तो उसके बाद ओके। प्रेशर कोई नहीं दे सकता है, नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। फिर वो सीनियर डॉक्टर्स का अपना एक एथिकल वे में काम करने का तरीका होता है जिसमें आई थिंक कि कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ओके, तो ये कहना कि मतलब डॉक्टर्स पैसे के लिए प्रेशर बहुत बनाया जाता है, ये शायद उतना हद तक सच नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ जो मैंने बोला पहले, कुछ ओके। कॉर्पोरेट सेटअप्स में ऐसा कुछ होता हो। जहाँ पे प्रेशर जी, हुँ, प्रेशर हो सकता है। जी। ओके। सर देखते हैं कि कई बार लोगों के पास आजकल बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस होते हैं, प्राइवेट जी। इंश्योरेंस होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल को बोलते हैं कि हमारा इंश्योरेंस है और जैसे इंश्योरेंस में फ़ाइल खुलती है तो क्या होता है वो स ब्लड टेस्ट हो, सीटी स्कैन हो, उस सबके जो बिल्स होते हैं वो या तो डबल हो जाते हैं फिर इंक्रीज़ होने लगते हैं। हुँ, तो हुँ। क्या ऐसे कोई पेशेंट जो आते हैं, तो क्या ऐसे भी सिस्टम होते हैं क्या हॉस्पिटल में कि इंश्योरेंस पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट वे हो और नॉर्मल के लिए अलग हो? हाँ, देखो इसमें है क्या ना सुधांशु, कि आप जैसे ये हॉस्पिटल्स का और इंश्योरेंस कंपनीज़ का एक टाई अप होता है, ओके, जो प्री अप्रूव्ड रेट्स के साथ होता है। जैसे ओके, मैं अब हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो कई बार हम लोगों के साथ पहले जब हम लोग अप्लाई करते हैं कि भाई इंश्योरेंस के साथ टाई अप करना है मुझे, आपके पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, उनको हमको फ्री ऑफ कॉस्ट या जो पहला मतलब जो प्री ऑथराइज़्ड अप्रूवल्स जो आ जाते हैं कि भाई अप्रूवल आ गया, आप पेमेंट बाद में आएगा बाद में। आपका, आप इलाज करिए। ओके, तो इसके लिए ना एक रेट तय होता है और ओके, हर एक चीज़ का आपको जवाब देना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैंने एक टेस्ट भी लिखा है ओके, और अगर अननेसेसरी टेस्ट भी होता है, तो पैसा मान लो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, तो वो तो क्रॉस चेक करेगा। करेक्ट, 10 बारी वेरीफ़ाई करेगा सही है, नहीं है, क्यों ये ओके, अननेसेसरी का टेस्ट है। ओके, तो वैसा ओके, नहीं होता है। ओके, हाँ, फ़र्क कहाँ आता है, समझो वो ना सब अलग-अलग हैं। जैसे किन्हीं-किन्हीं का है कि आप अगर एकदम लग्ज़ूरियस रूम लिए हुए हैं, ओके, है ना? तो वो रूम बेस्ड कई बारी ट्रीटमेंट बढ़ गया। ट्रीटमेंट ओके, प्रोटोकॉल्स बढ़ता है। ओके, सपोज़ करो ओके, आप एक रूम है जो डीलक्स रूम ओके, है ना? हुँ, एक है जो जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट हो रहा है। हुँ, तो उन दोनों का कॉस्टिंग जो है, इंश्योरेंस कंपनीज़ उसी तरह से देती हैं चार्ट बना के कि भाई अगर कोई किसी ने 1 करोड़ का टर्म लिया हुआ है, ओके, मतलब इंश्योरेंस ले रखा इंश्योरेंस है लिया हुआ। और किसी के पास 2 लाख का ही इंश्योरेंस ओके, है ना? तो जो 1 करोड़ वाला है वो 1 करोड़ इसलिए देने को तैयार था क्योंकि वो कि उसको डिलक्स फैसिलिटीज़ एकदम प्रॉपर बेस्ट प्रॉपर चाहिए, ओके, है ना? तो ये जैसे समाज है अपना, उसी तरह से इसमें भी है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग है इसको लेकर के, तो जो वो रहेगा तो उसमें जो जो आपका इंश्योरेंस का जो पेशेंट रहेगा जो लग्जरी रूम में रह रहा है, तो उसमें उसके टेस्ट में भी 10% बढ़ जाता है, ओके, उसके सर्जरी चार्ज में भी 10% बढ़ जाएगा, तो आपको ओके, लगेगा कि बिल ओवरऑल बढ़ गया। बढ़ रहा है वो। बट अच्छा, एक्चुअली उसने वो डिमांड किया है पेशेंट ने, और ओके, इसके लिए वो प्रीपे करके रखा है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। एंड ओके, इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी शार्प, आई टेल यू। वो 1 रुपया नहीं देंगे बल्कि आपको। ओके, तो ओके, आप बिल बढ़ा नहीं सकते हो, वो ओके, उनके प्री अप्रूव्ड रेट्स के आधार पे ही करना होता है। अदरवाइज आपको डीम पैनल किया जा सकता है, आपको हटा ओके, दिया जा सकता है अपने यहाँ से। ओके। सर अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो आरोप हमेशा लगते हैं हॉस्पिटल्स पे, वो सारे हॉस्पिटल में, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा, या फिर जो सिंगल ऑनर हॉस्पिटल्स है उस पे नहीं, ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल पे मैं देखता हूँ, रांची हो या फिर अलग-अलग शहर में, पेशेंट और उनके अटेंडेंट का हमेशा आरोप लगता है कि पेशेंट हमारा आईसीयू या फिर किसी वार्ड में था, पेशेंट एक्सपायर हो गया और हॉस्पिटल है बेवजह उसको ऐसे बोल के कि पेशेंट अभी ज़िंदा है, लेकिन पेशेंट मरने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ बिल बढ़ाने के लिए वो लोग ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। तो ये कितना सच है कि पेशेंट के मरने के बाद भी ऐसा होता है क्या हॉस्पिटल्स में? नहीं, नहीं। देखो इसमें ना आप समझो, अगर ऐसे देखें अगर, तो मेडिकल साइंस में डेथ डिक्लेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ओके, ठीक है ना? आपको ईसीजी में फ्लैट लाइन दिखाई पड़ना है, ओके, आपका ब्रीथ एकदम खत्म हो जाना चाहिए या उसका जो हार्ट बीट स्टॉप हो जाना चाहिए। उसके लिए टेस्ट होते हैं जो उसको देख कर के आपको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन
जब भी पेशेंट सीरियस होता है ओके, तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जा रहा है ना? तो पेशेंट कई बार अनरिस्पॉन्सिव रहता है। अनरिस्पॉन्सिव मतलब बेहोश है पूरी तरह से, वो बट रिस्पॉन्स मूवमेंट नहीं नहीं है। आ रहा है। ओके, तो पेशेंट पार्टी को हमेशा ये फील होता है कि पेशेंट मेरा जिंदा भी है या ये नहीं है नहीं है। है ना? बट मेडिकली अगर आप देखोगे उसको, तो पेशेंट को बचाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर्स करते ही हैं। ओके, और वो किया ही नहीं जा सकता है कि आप एक समय के बाद, डेथ होने के बाद भी आप किसी मशीन के थ्रू उसको ज़िंदा रखने के लिए आप ट्राई कर रहे हो और कर रहे हो। ओके, वो नहीं हो सकता है। एक बार डेथ हो जाता है, उसके बाद राइगर मॉर्टिस सेट इन करने लगता है, 6-8 घंटे के अंदर बॉडी अकड़ जाएगी। ओके, सो आप जो मूवीज़ में देखते हो जिस तरह से, एक्चुअली उस तरह से नहीं हो सकता है। ओके, एंड सेकंड चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि इसमें जो है प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा, आई थिंक वो कम्युनिकेशन का है। ओके, जब डॉक्टर इलाज कर रहा है और बारी-बारी से बता रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल बनवा के रखा है हम सभी ने, कि आप ट्राई करिए मेरे अपने मरीज़ को कि जितना हो सकता है मरीज़ के अटेंडेंट को हर एक पल की जानकारी कोशिश करें दी जाए उन कि लोग को। देते रहें उनको आईसीयू ओके, में। तो कई बारी काउंसलिंग्स उनकी की जाती है, रिटन काउंसलिंग की जाती है, सिग्नेचर करवाया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप आओ, आप देखो हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, पल्स फ़ील करके देख लो सब कुछ ठीक है ना? तो ये पैरामीटर्स यही तो बताते हैं ओके, कि हम ज़िंदा हैं या हम नहीं रहे। तो ओके, ये चीज़ें अगर आप तरीके से कर रहे हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में कर रहे हो, तो थोड़ा भरोसा उस समय लोगों को रहता है कि भाई ओके, हमारा डॉक्टर गलत नहीं कर रहा है। अगर मेरा पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर मेडिकली मेरा डेथ नहीं हुआ है, तो सारे डॉक्टर, सारा हॉस्पिटल, ओके, सारा फ़ोकस इसी चीज़ पे रखते हैं, मेरा पेशेंट किसी तरह से बचना बच चाहिए। आपने देखा होगा, कई बार बोलते हैं कि पेशेंट मतलब सीरियस हुआ, उसके बाद फिर अचानक से बिल बहुत बढ़ गया, बिल बढ़ गया। है ना? हुँ, क्यों होता है ऐसा? जब भी वो सीरियस सिचुएशन आती है, इतने सारे मेडिकेशन, इतने सारे प्रोसीजर्स एक साथ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसका लाइफ और डेथ का जब बात होता है, तो आईसीयू के सेटअप में अगर, वैसे आप तो ट्राई कर सकते हो वहाँ आके देखने का, या ओके, आपने ओके, देखा भी होगा आई थिंक। ओके, कई बारी बहुत सीरियस सिचुएशन रहता है। एक तरफ से सीपीआर चल रहा है, आपको सेंट्रल लाइन लगाना है, आपको इंट्यूबेशन करना है, आपको ओके, मतलब एन नंबर ऑफ दवाइयाँ चलती हैं। हुँ, उस प्रेशर सिचुएशन में मेरा मरीज़, अगर मैं 10 की बात करूँ, 10 में अगर 1-2 भी हम लोग वापस लेके ओके, आ सकते हैं, तो ओके, कितनी बड़ी बात है। वाह! तो उस टाइम पे हम ये तो नहीं सोच सकते हैं कि 10 में से 8 का डेथ हो जाता है तो भाई नहीं करो, नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो हम अपना तो लोग उस एफर्ट। समय में पूरी तरह से 100% एफर्ट लगाते हैं। ओके, एंड उस ड्यूरेशन में अगर हम लोगों ने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो मरीज़ के अटेंडेंट्स भी समझते हैं इस चीज़ को। प्रॉब्लम जनरली मरीज़ के अटेंडेंट्स के साथ भी नहीं आती है। ओके, प्रॉब्लम तब आती है जब कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं नहीं होते हैं। होता है। सर अक्सर देखते हैं कि जब पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका जो फाइनल बिल होता है, तो पेशेंट के और उनके फैमिली के ऐसा आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि जब पेशेंट हमारा एक्सपायर हो गया, तो फिर फाइनल बिल देने में हॉस्पिटल इतना डिले क्यों कर रहा है? तो क्या इसमें भी पैसा कमाने के कोई तरीका है हॉस्पिटल और नहीं, डॉक्टर्स का? नहीं सुधांशु, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, नॉर्मली भी छुट्टी होती है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता ओके, है ना? आपके कई अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फार्मेसी का डिपार्टमेंट एक अलग हो गया, वो लैबोरेटरी का अलग हो गया। ओके, उन सब जगह से बिल को रिकॉन्साइल किया जाता है, एक जगह किया जाता है, और एक जगह करने के बाद वो दिखाया जाता है सिस्टम में ओके, कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें। कई बार टीपीए पेशेंट होता है या इंश्योरेंस ओके, पेशेंट होता है, तो वहाँ अप्रूवल के लिए अप्रूवल के भेजते लिए, हैं, फिर उसके बाद उनका रिप्लाई आता है। कुछ क्वेश्चंस आ गए, क्वेरी आ गया, फिर फिर उसका रिप्लाई रिप्लाई हो। करना पड़ता है। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। जब तक ले वो अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोगों को पेशेंट छोड़ने की इजाज़त नहीं होती है। ओके, सेम गोज़ विथ कि अगर पेशेंट मेरा डेथ हो गया मान लो किसी वजह से, है ओके, ना? तो उस टाइम पे भी ये प्रोसेस को तो फ़ॉलो करना पड़ेगा, है ना? ओके, क्योंकि इट्स अ सिस्टम। हुँ, हॉस्पिटल जो है वो हर तरीके से सिस्टम से ही चलता है। इमोशनल पार्ट ज़रूर है, एक ब फैमिली के लिए फैमिली की बहुत जो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल पार्ट होता है। मेरे साथ होगा तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगेगा ओके, कि यार अब क्यों? जो लेना है ले ला के ख़त्म करो, खत्म अब करो। हमको जल्दी से दे दो। ओके, बट उस छुट्टी नॉर्मल होके भी मेरा पेशेंट जा रहा होता ना, तो भी वो टाइम लगता है। ओके, तो वो प्रॉपर प्रोसेस में ही सारी चीज़ें होती हैं। एंड इसमें ज़रूर हॉस्पिटल्स को अपने तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए कि भाई इनको प्रायोरिटी वाइज़ दे करके और जितनी जल्दी हो सकता है वो देने का डिस्चार्ज करें। करें। ओके, एंड एक्स्ट्रा बिल बनाने वाली बात जो है, जब पेशेंट डेथ हो जाता है, अब तो सरकार का नियम भी है उसमें, हुँ, कई बार तो वी कैन नॉट डू दैट। एंड ओके, ये मतलब इट्स नॉट एक्चुअली अ वैलिड क्वेश्चन कि उसके बाद फिर उसमें हम लोग पे पैसा बढ़ा सकते हैं। ओके, बल्कि कई बार तो नहीं ले पाते हैं पैसा, और नहीं ओके। लेना चाहिए, कह सकते हो आप उसको। सर अक्सर हम देखते हैं जब पेशेंट आते हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए ओपीडी में, तो बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर्स सीटी स्कैन हो या ब्लड टेस्ट हो,
वो बाहर या तो अलग लैब में या फिर अलग सेंटर पे वो भेजते हैं स्कैन कराने के लिए। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर्स को भी रेफ़र करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने मुझे रेफ़र वहाँ किया या फिर उस डायग्नोस्टिक सेंटर में किया, तो उनको डॉक्टर्स को वहाँ से कमीशन मिलता है। तो ये जो कमीशन सिस्टम है डॉक्टर्स को रेफ़र करना या फिर अलग-अलग सेंटर को रेफ़र करना, इसमें कितना सच है? और ये आरोप पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं इसको पूरी तरह से डिनाई नहीं करता हूँ कि ऐसा सिस्टम नहीं होता है ना? ओके, लेकिन एथिकल प्रैक्टिसेज़ में और ख़ास करके सीनियर डॉक्टर के पास जब भी आते हो आप, है ना? तो आप देखोगे उस टाइम पे कि ऐसा करने का संभावना जो है ना बहुत कम होता ओके, है ना? जो टेस्ट होते हैं वो जनरली इन हॉस्पिटल के इन हाउस ही टेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल्स अपने यहाँ पे टेस्ट कर ही लेते हैं। जो सीटी स्कैन, एमआरआईज़ होता है, वो उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है, उनके यहाँ पे सीटी स्कैन है, वो उसका उनका अपना सारा कुछ रहता है। जो रही बात सिंगुलर डॉक्टर्स की, अगर आप बात करें कि भाई वो टेस्ट के लिए वहाँ भेज रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग डॉक्टर्स जो भेजते हैं, ओके। उनका प्रयास ये होता है कि ऑथेंटिक रिपोर्ट आए, रिपोर्ट्स है। है ना? हुँ, ऑथेंटिक रिपोर्ट आने के बाद ही ऑथेंटिक तरीके से मरीज़ का इलाज किया जा सकता है। ओके, कोई भी डॉक्टर, शायद ही कोई ऐसा हो जो ओके, ये सोचता हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसा मरीज़ ठीक ना हो, ओके, है ना? ऐसा तो ऐसा जनरली हुँ, नहीं होता, क्योंकि वही उसका करियर है, वही हुँ, उसके उसमें ही उसको आगे बढ़ना है। तो ओके, कोई भी डॉक्टर सिर्फ़ पैसे के लिए अपने मतलब इस तरह से कि हाँ भाई हाँ, तुम पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे पास टेस्ट भेज देंगे, वैसा नहीं करता है। ओके, ओके, लोग चाहते हैं, कोशिश यही करते हैं कि भाई जो हमारे को पता है, जैसे अब सपोज़ सपोज़ करो आप कुछ भी खरीदने जाते हो, है ओके, ना? ओके, तो आपके लिए कुछ एक ख़ास दुकान होता है जहाँ से आपको महसूस होता है कि ये ये सही आदमी है, हाँ, ये अच्छा रिपोर्ट देता है, एक ये अच्छा बिलीव वहाँ चीज़ पे होता करता है, है, बिलीव होता है। बिलीव सेम वे में डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि अगर मुझे पता है कि एक पैथोलॉजिस्ट है जो खुद बैठ कर के वो रिपोर्ट कर रहा ओके, है ना? और मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि उसका रिपोर्ट सही आता है, तो ओके, शायद मैं उसको बोलूँ। ओके, आज तक मेरा आज तक का वो रिकॉर्ड है, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप फलाना जगह से ही रिपोर्ट करा के आओ। ओके, मैं कहता हूँ यहाँ से करवा सकते हो, इसके अलावा भी आपको जहाँ से इच्छा होता है आप करवा करा के लो। ला लेके आ जाओ, ओके, है ना? ओके, यही बेस्ट तरीका होना भी चाहिए और डॉक्टर्स को यही करना भी चाहिए, है ना? तो अगर ये बैलेंस्ड वे में चला जाए, तो इसको ओके, आप देखेंगे कि ये समाज हमारा इसी तरह से और बेहतर हो सकता है। ओके, ओके। सर अगर हम बात करें जैसे में अभी के टाइम हम देख रहे हैं रांची हो या झारखंड या फिर कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा अच्छा से है। बात करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो लोगों का आज भी इंटरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा है गवर्नमेंट के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग गवर्नमेंट में नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, प्राइवेट में आ रहे हैं, प्राइवेट में जब वो आते हैं तो खुद ब्लेम करते हैं कि प्राइवेट ज़्यादा पैसा ले रहा है। इस पे आप क्या बताएं बोलेंगे? नहीं, नहीं, ये सिनेरियो इंडिया में बहुत अच्छे से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम देख रहे हैं अभी कि इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे झारखंड में ही इनफैक्ट एग्ज़ाम्पल ले लो, ओके, जो रिम्स इकलौता पहले हमारा अस्पताल था, अस्पताल था, जिस पे बहुत लोड रहता था। मैं बहुत रिम्स लोड में हम पहले था और हम लोग देखते थे मरीज़ हमारे बेड नहीं है तो नीचे भी रखते थे हम लोग। अब वो सिनेरियो धीरे-धीरे बदल रहा है। प्रॉब्लम है पॉपुलेशन हमारा, हुँ, पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जो कि हुँ, गरीबी रेखा से नीचे भी है और सारे लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल अफ़ोर्ड करने का पैसा डायरेक्टली नहीं है, नहीं होता है। तो उस केस में आप मैक्सिमम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ करके गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में जाते जाते हैं। और अगर झारखंड की मैं बात करूँ तो आप सदर अस्पताल देखो, आज के डेट में हैं। इंडिया बहुत में अच्छा, नंबर 1 नंबर 1 है ना? सदर अभी। इतनी बेहतर सर्विसेज हुँ, दे रहे हैं वो लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीखना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ काम कर हुँ। सकते हैं, है ना? मैं एक दो बारी मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, मैंने देखा है ये बहुत सच अच्छा, में बहुत, बहुत ही बहुत, बेहतरीन बहुत तरीके से बेहतर। काम कर रहे हैं। हुँ, उसकी वजह से रिम्स का प्रेशर कम हुआ तो रिम्स और बेहतर तरीके से फंक्शन करने लगा है। ओके। नो डाउट सरकारी हॉस्पिटल्स बढ़िया से फंक्शन कर रहे हैं, सीएचसीज़, पीएचसीज़ अब कितने अच्छे तरीके से अच्छे काम हो कर रहे रहे हैं, हैं। बन रहे हैं वो अच्छे। हाँ, नो डाउट बहुत अच्छा बन रहा है। अब एक चीज़ आपको समझना होगा कि कहीं भी अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है आपका। ओके, तो ऑब्वियस है कि जिनके पास नहीं है तो वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ इलाज हो जाए। बट जिनके पास पैसा रहता है और समय का अभाव है तो वो प्रयास करते हैं कि मेरा तुरंत इलाज हो। तो उस ओके, केस में वो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं, वो भी कहीं से गलत नहीं है। अपने को चॉइस हमेशा ही होना चाहिए कि मुझे किस तरफ झुकाव है। अगर मुझे चाहिए कि आज अभी इमीडिएट वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उस सेटअप में आपको प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेहतर हैं। ओके, अगर आपके पास थोड़ा समय हो, पैसे का अभाव हो, तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है और अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतना बेहतर काम कर रहे हैं, ओके। तो आई रियली रिकमेंड कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बेहतर इलाज करा सकते हैं।
सर अगर हम बात करें जैसे मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछा बिल को लेके, तो बिल हमेशा देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल भी के जो बिल हैं, वो क्या कम होंगे और लोग उसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे? बिल्कुल, ये मैं कहूँ भारत सरकार, झारखंड सरकार ने मिलकर जो अभी आयुष्मान भारत योजना का योजना किया जो है, हुँ, जो लाइफ केयर हॉस्पिटल हमारा इतना इसमें बेहतर रूप से काम कर रहा है। ओके, आप समझो ये आने वाले समय में जैसा मुझे फ़ील होता है, ओके, मैं कह नहीं सकता कन्फर्म लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आने वाले कुछ समय में ये हेल्थ फॉर ऑल जो है ना एक्चुअली हेल्थ फॉर ऑल हो जाएगा। ओके, आयुष्मान भारत हम सभी लोगों के पास होना चाहिए जिसमें एक कम कॉस्ट में बेहतर इलाज आप प्राइवेट सब इंस्टीट्यूट्स में भी करवा सकते हैं, कर सकते हो। एंड ये ऐसा समय आएगा। बस ओके, सरकार को इसमें हम लोगों का रिक्वेस्ट यही रहता है कि एक फिज़िबल पेमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी सर्वाइव कर सकें। कई बारी बहुत स्ट्रेस होता है, कई बारी ओके, बहुत तकलीफ़ होती है कि आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है, किया जा सकता है, बट हुँ, सरकार की तरफ से इतना बंधन है उसमें, पैसे इतने कम हैं उसमें कि आप प्रॉपर वे में नहीं कर नहीं पा कर पा सकते। रहे हैं। मल्टी हुँ, मॉडल जा नहीं सकते हो कई बारी। तो सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, बजट हम लोगों का इंडिया का थोड़ा कंस्ट्रेंट में है, हेल्थ बजट जितना एलोकेटेड रहता है ओके, उसके हिसाब से भी। बट 5 सालों या पिछले 7 सालों में जो मैंने देखा हेल्थ सेक्टर में काफ़ी, अभूतपूर्व चेंज आया है। ओके, एंड बहुत जल्दी जो आपका सवाल है ये कि मतलब दोनों प्राइ लगभग बराबर ही आप समझ लो हो जाएंगे। सर अगर हम बात करें कोई भी पेशेंट या उनके फैमिलीज़ हो, अटेंडर हो, तो उनको 5 ऐसी कौन बातें ध्यान रखनी चाहिए ख़ास करके हॉस्पिटल में आने के बाद, ताकि वो बेवज़ह हॉस्पिटल को पैसा ना दें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है इनफैक्ट। हमारे सारे व्यूअर्स को मैं इनके बारे में ज़रूर जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो आप उनसे आराम से तसल्ली से मिलें, उनसे पूछें। ओके, जो भी टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट का कोई रीज़न होता है, आप पूछिए उनसे कि ये टेस्ट क्यों क्यों करवाए जा करवा रहे रहे हैं, हो? है ना? आप अगर एक टेस्ट का रीज़न्स पूछना शुरू करेंगे, तो आपको भी मन में तसल्ली होगी कि मेरा डॉक्टर सही इलाज कर रहा है। ओके, उसके हिसाब से हम लोग लेके चल सकते हैं, है ना? वहाँ पे आपको अननेसेसरी टेस्ट आपको नहीं होगा। ओके, अगर हो भी रहा है तो आपको रीज़न्स पता है कि भाई क्यों, क्यों किस वजह से हो रहा हो है रहा है मेरा। वो? ओके, दूसरा आप कह लीजिए कि अगर आप कोई इलाज करवाने जा रहे हैं, तो ओके, उसमें सबसे पहले तो एस्टिमेट लेना चाहिए आपको, है ना? ओके, क्या भाई कौन-सा इलाज होने वाला है, इसमें क्या मेरा खर्च आएगा क्या? खर्च आएगा, कौन-सा जैसे ऑर्थोपेडिक्स के केस में हुँ, कौन-सा इम्प्लांट लगाएँगे, कई ओके, सारे इम्प्लांट के अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। ओके, तो आप पहले एस्टिमेट ले लीजिए, आपको जो उसमें से चॉइस लगता है, जो आपके बजट में फिट होता है, आप उसके हिसाब से हाँ बोलिए और ओके, उनसे क्लियर कट सवाल करके रखिए कि भाई मेरा ये बजट है, मेरे को इस सही में ही करना है। ओके, जब आप ये क्लैरिटी शुरू में ही रखते हैं, तो उसके बाद फिर वो जो आपका प्रॉब्लम है ये बहुत कम राइज़ करता है ये वाला चीज़। ओके, तीसरा मैं कहूँगा कि आपको पर डे का बिल चेक करना चेक चाहिए करना अपने चाहिए कि पेशेंट जब कितना आपके बिल आ एडमिट रहा है। रहते हैं तो। आप हुँ, ये नियम बनाएँ कि भाई इस समय मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तो मुझे उस दिन का अपडेटेड बिल मुझे दे दीजिए। ओके, अगर आप अपडेटेड बिल माँग लेते हैं, अपडेटेड बिल, है ना? अगर आप अपडेटेड बिल माँग लेते हैं, तो उस समय में हॉस्पिटल की तरफ से जो आपको क्लैरिटी के साथ दे दिया जाता है, तो ओके, फिर कन्फ्यूजन का चांसेस वहाँ क काफ़ी हद कहाँ तक कम हो कम हो जाता है। जाता है। ओके, साथ ही साथ मैं अगर कहूँ कि हॉस्पिटल में अगर आप देखें, तो आपको जो मैंने बताया कि टीपीए इंश्योरेंस का पेशेंट रहता है, उसमें रूम कैटेगरीज़ के हिसाब से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। ओके, तो ओके, आप रूम कैटेगरी उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, ख़ासकर टीपीएस में तो बिल्कुल ही आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि कई बार आप सुपर डिलक्स रूम में नहीं लेकर के आप एवरेज अपना एसी जनरल रूम में वार्ड। रहें। ओके, क्योंकि आपको इलाज 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन ऐसे ही करवाना है। ओके, उसके लिए यू डोंट नीड अ लग्ज़री रूम। अगर आपका ओके, चॉइस है तो गुड, नहीं अगर चॉइस है तो आप अपना एक बेहतर ठीक-ठाक रूम वो करें। एंड उसके हिसाब से जब आप ट्रीट कराते हैं, तो कई बार उसमें आपका बिल जो है 15-20% लगभग कम उसमें बनता कम है। हो जाता है। जी, ओके, तो 15 से 20% का फ़र्क बहुत बहुत मेजर फ़र्क मेजर पड़ता है। फ़र्क है। तो हुँ, आप एक तो वो ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ना एक किसी जो अपने कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ओके, उनसे आप लगातार टच में रहिए। एक डॉक्टर को आप प्राइमरी डॉक्टर समझिए कि भाई ये डॉक्टर है जिनसे मुझे सवाल पूछना है या समझना है या बताना है। अगर ओके, आईसीयू में है, तो आईसीयू इंचार्ज हैं। कई बारी क्या होता है ना कि अलग-अलग राउंड्स में डिपार्टमेंट, अलग-अलग डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स आते हैं। तो आप उनमें कन्फ्यूज़ मत होइए कि किसी ने कुछ और, किसी ने कहा कुछ और। आप एक प्राइमरी डॉक्टर सेलेक्ट कर लें, मतलब मरीज़ों की अपनी नो समझदारी के लिए। हालाँकि वहाँ हॉस्पिटल आपको बताएँगे कि ये कौन प्राइमरी डॉक्टर है।
तो आप उस समय बोलें अपने डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आप मैं चाहूँगा कि आप एक कंसोलिडेटेड वे में ओके, मुझे बताएँ ओके, कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, क्योंकि वो जनरली सारे डॉक्टर्स इन कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ओके, ग्रुप में रहता है जिसमें सारा अपडेशन होता रहता है हर एक मरीज़ का, ओके, तो उसके बारे में सारा चीज़ डिटेल वे में बताया जा सकता है। अगर आप इन 5 चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, ओके, तो विश्वास मानिए हॉस्पिटल में बिल आपको कम लगेगा। ओके, कम होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, बट कम लगेगा, और ओके। जो भी लगेगा आपको पता होगा कि हाँ, ये जेन्युइन है। कहाँ पर? जी। सर अगर हम बात करें किसी पेशेंट या उनके अटेंडर को लग रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो गलत बिलिंग कर रहा है, हुँ, हुँ। तो उसके लिए वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है या फिर कैसे वो करें वो? देखो, ये फिर से जानकारी के हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो समझना है कि जो हॉस्पिटल बिलिंग का जो काउंटर होता है ना, ओके, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, ओके, है ना? और अगर बिलिंग वाला आपको सही से नहीं जानकारी दे रहा है, तो आप वहाँ के हॉस्पिटल का जो ग्रीवेंस सेल होता है, आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो वहाँ के एडमिन के पास या वहाँ के हॉस्पिटल ग्रीवेंस सेल के पास आप बैठिए, ओके, प्रॉपर वे में, और अच्छे तरीके से बताइए, सर मुझे यहाँ डाउट लग रहा है, क्या इसमें कुछ गलतियाँ हैं? क्या इसमें कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? या मेरे समझने में परेशानी हो रही है ना? जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे 70 से 80% लगभग प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं। ओके, ठीक है? सेकंड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा हमेशा, कि आप ट्राई करिए कि आप रिटन में अपने सवाल दें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको, तो उस केस में आप रिटन एप्लीकेशन फॉर्मेट में या ईमेल के थ्रू आप उसमें सवाल ओके, भेजें। ओके, तो उससे क्या होता है ना कि मरीज़ों को मतलब और हॉस्पिटल भी बाध्य हो जाता है कि आपको प्रॉपर वे में सही एक्सप्लेनेशन दें। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा बेहतर हमेशा रिटन कम्युनिकेशन होता है, ओके, क्योंकि वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। है ना? कई बार देखते हैं हम लोग कि वीडियो लेकर के आ जाते हैं, कैमरा लेकर के कि हाँ, नहीं आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ये करने की ज़रूरत नहीं है, इससे अननेसेसरी का प्रेशर और न्यूसेंस क्रिएट होता है। ओके, उससे बेहतर है कि आप रिटन ईमेल भेज दो ना, आप ना बताओ कि भाई क्या किया गया, क्यों किया गया, एंड दैट इज़ द कॉपी जिसकी वजह से फिर आप आगे भी अपना कोई भी लीगल एक्शंस ले सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ भी नहीं समझ में आता है, ओके, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जाना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं कोई माल प्रैक्टिस हुआ है, कुछ हुआ है, मेरा टीपीए इंश्योरेंस का केसेस था, तो जभी भी आप ईमेल कर रहे हो, तो उस समय में आप टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी वाले को भी टैग करके रखो, अपने ओके, सर्विस प्रोवाइडर को, ओके, ओके, ठीक है? ओके, उस सर्विस प्रोवाइडर को भी ट्रैक करके रखिए। इससे भी नहीं सॉल्व होता है आपका, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे उचित नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो स्टेट हेल्थ मेडिकल काउंसिल में आप जिसके अगेंस्ट में है, आप रिटन कंप्लेंट्स भेज दीजिए। ओके, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, और ये लिया जाता ओके, है ना? तो आपको अगर ये पता है कि हाँ, यहाँ नहीं हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट में वहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं। और लास्ट अपना कंज़्यूमर फोरम तो है ही है। ओके, देखो, पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज़ अ कस्टमर और कंज़्यूमर। ओके, वो अपना पैसा दे रहा है, उसके बदले में सर्विसेज़ ले रहा है। तो उसको ये हक है जानने का, समझने का, ये चीज़ पूछने का कि ये क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, इसको कैसे बेहतर वे में हम लोग कर सकते हैं, ओके, है ना? लेकिन मेरा रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहता है कि जैसे आप इंसान हैं, आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, ओके, और आप जब सामने वाले से पूछते हैं, तो आपको उसको समय देना होता है कि प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से वो बता सके। ओके, तो आप अ, अचानक से हाइपर होकर के या बहुत ज़्यादा परेशान होकर के पैनिक मोड में नहीं काम करें। एक बैलेंस्ड वे में रिएक्शन लें। हॉस्पिटल्स आपको मैक्सिमम मैं कहूँ ओके, 90-95% हॉस्पिटल्स में आपको ये परेशानी नहीं आएगी। आप ओके, उनसे पूछें, रिटन में जवाब लें, रिटन में सारा चीज़ लें, और ये चीज़ें ही आगे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। ओके, तो आप ये काम करना शुरू करें, आप देखिए कि आपको हेल्थ केयर सिस्टम से फिर अपना जो परेशानी है वो सॉल्व होता नज़र आएगा। इंडिया इज़ वन प्लेस, मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज़ इतनी बेहतर तरीके से बेहतरीन, काम करती हैं। मेरा एक दोस्त है जो बाहर रहता है, फ़ॉरेन में रहता है, ओके, ही इज़ अ डॉक्टर, ओके, है ना? उसको स्लीप एपनिया हो गया, मतलब साँस लेने में, मतलब जब सोता है ना तो उसको नींद पूरी नहीं होती ओके, है ना? उसका साँस रुकता है, ऐसा महसूस होता है, थोड़ा ओबेज़ है, थोड़ा मोटा है। तो वो डॉक्टर है उसी हॉस्पिटल में, और उसको अपने ही फ्रेंड के पास दिखाना है ना? जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, स्लीप एपनिया का ओके, एक्सपर्ट ओके, है ना? और उससे दवाइयाँ लिखवानी है ना? बट वो बोल रहा है कि भाई तुम बता रहे वो बता रहे क्लिनिकली हमको पता है कि तुमको स्लीप एपनिया है, तुमको ये प्रॉब्लम है ना? हम इसका इलाज भी जानते हैं, हम अभी कागज़ पे लिख के दे भी सकते हैं, बट तुम ना उस दवाई को खरीद सकते हो,
ना उस इक्विपमेंट को कुछ कर प्रोटोकॉल। सकते हो, तुम उस हम्म। प्रोसेस से आओ। प्रोसेस उस से, हाँ। प्रोसेस से आने में समय उसे लगभग 8 महीने का लग रहा था। ओके। सोचो कि हम्म। जर्मनी जैसे इतने एडवांस एडवांस्ड कंट्री में। कंट्री में आपको एक नॉर्मल जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली एक्यूट है, आदमी परेशान है, रात में सो नहीं रहा है, जग ठीक से परेशान हो रखा है एकदम, हम्म। एंड उसको इमीडिएट वे में होना चाहिए ट्रीटमेंट, हम्म। उसके लिए आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से 8 महीने बाद का वक्त दिया जा रहा है, जो डॉक्टर उस खुद उस हॉस्पिटल में काम कर रहा काम कर रहे हैं। है ना। तो हाउ मच वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम हेल्थ सिस्टम है, बहुत। हर जगह पे आप देखोगे, इसी वजह से अपने यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ता जा रहा है, पहले से ओके। बेहतर होता जा रहा पहले है। से तो काफी बेहतर एंड है। मैं अपने सारे देखने वालों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग इंडिया में बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्राइवेट मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। साथ ही साथ सारे डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि आप मरीजों का भला हो। हम सब भी इंसान हैं, हम सब भी आप ही की तरह इंसान हैं। टेबल के उस पार जब जाते हैं तो हम भी आप ही की तरह मरीज हो जाते हैं। तो लोग समझना चाहिए लोगों को कि इनको भी ये सारी चीज़ें समझ में तो ज़रूर आती होंगी, और वो एक जब भी एथिकल डॉक्टर आप चुनें और देखें तो आप ये उन पर भरोसा करें, और हमेशा सबको शक की निगाह से ना देखें, है ना, क्योंकि शक का इलाज नहीं है। किसी के पास बात से नहीं नहीं है। है। सर, आखिरी में आपसे हम पूछेंगे चाहेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि जब पेशेंट खराब होने लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं, फैमिलीज होते हैं, वो काफ़ी ग्रुप में आ जाते हैं। 10-15 लोग आएंगे, हंगामा करेंगे, वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने जानबूझ के या फिर उनकी गलती से पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो क्या सच में कभी-कभी डॉक्टर की गलती से पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं? दूसरा चीज़ मैं आपसे पूछूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि उसको मीडिया, छोटे-छोटे जो मीडिया ग्रुप्स हैं, उसको काफ़ी हाइलाइट कर देते हैं कि ये हॉस्पिटल ने, ये डॉक्टर ने इस पेशेंट को मार दिया। तो क्या, क्योंकि उनको एक साइड का पता होता है, दूसरी साइड उनको नहीं पता, क्योंकि वो हॉस्पिटल से ना बात करते हैं और ना डॉक्टर से बात करते हैं, सिर्फ़ उन्होंने हेडलाइन चला दिया कि फलाना हॉस्पिटल, इस डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने पेशेंट को मारा। तो इस पे आप क्या जवाब देंगे? और कभी-कभी क्या डॉक्टर की गलती से भी पेशेंट एक्सपायर होते हैं? देखो, जो आपका पहला सवाल है कि डॉक्टर्स मतलब मॉब में आते हैं पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स, और वो बोलते हैं कि भाई डॉक्टर ने मेरे मरीज को को मार मार दिया। दिया, पहला सवाल तो मेरा ये है कि कोई डॉक्टर को आपसे क्या दुश्मनी है को वो कि वो मारेगा। मार देगा, है ना। वो मारेगा तो नहीं, जानबूझ के तो नहीं मारेगा। उसका रोजी रोटी इसी से चलना है, समझी। उसको इज्जत इसी से मिलनी है, उसका पैसा इसी से बनना है। तो वो कोई भी आदमी ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं। आप रहेंगे हुँ, तो आप करेंगे? कभी नहीं। कभी नहीं करेंगे। आप नहीं करना चाहेंगे, अपने जानते भर में जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो नहीं करना चाहते। बट कई बारी ऐसा हो सकता है कि सही डिसीजन लेने की जगह पे आपके पास कई बार ऑप्शंस होते हैं ना कि भाई ये करें तो ये ये हो। ठीक हो, ये करें तो हुँ, ये हो। मेरे अगर डिसीजन लेने में अगर थोड़ा 19-20 का चूक हो जाए ओके, तो उसकी वजह से मेरे मरीज को अगर परेशानी आ सकती है, और इसको डिनायल नहीं किया जा सकता है। ओके। बट क्या जो वो जो जो डिसीजन लिया गया है वो नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है? अगर हाँ, नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप रिटन आंसर्स लीजिए, फॉर्मेट लीजिए, आपके पास डिफरेंट ग्रीवेंस सेल्स हैं, वहाँ जा करके आप आप उसको पुट अप कंप्लेन, करिए। ओके, वो बेस्ट तरीका होता है। आप सोचते हैं कि आप कानून को अपने हाथ में ले करके और हम उसका सॉल्यूशन आज ही के आज निकाल लें, ऐसा संभव हो नहीं सकता है। आप क्या ओके, कीजिएगा? आप डॉक्टर को मारिएगा, डॉक्टर को मार डालिएगा, मार देंगे, लेकिन तो भी आपका जो मरीज़ चला गया, वो वो वापस तो वापस नहीं आ नहीं सकता, आने वाले। है ना? तो सबसे पहले तो समझना ही ज़रूरी होता है कि डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास कई बार प्रेशर सिचुएशन में ऐसा होता है कि सही डिसीज़न नहीं ले पाया, नहीं, है ना? बट वो सही डिसीज़न नहीं ले पाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत डिसीज़न ले करके ओके, पेशेंट का नुकसान कर दिया। ओके, वैसा नहीं होता है। हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है, पढ़ाई का तरीका है, काम का तरीका है, और सारे लोग उसी तरह से जाते हैं। उसमें जो बेस्ट पॉसिबल होता है वही करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कहना कि भाई डॉक्टर ने मार दिया, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ओके। दूसरा जो आपका सवाल था कि भाई हमारे जो बहुत सारे छोटे-छोटे जो जो मीडियाज़ मीडिया होते हैं वो पर्सन वीडियोज़, हाँ, हैं, वो मैं उन सब से भी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मरीज़ आप मीडिया हो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप दोनों ही साइड का प्रेज़ेंट करो। ओके, सिर्फ़ सनसनीखेज़ बनाने के लिए देखो, इंडिया में क्या होता है ना कि वी आर मीन्स एक एक जैसे न्यूज़पेपर भी उठा के देखो,
तो पॉजिटिव न्यूज़ अगर पूरे पेज में शायद एक छोटे एक कॉर्नर में कॉर्नर मिलेगी, मिलेंगे। बट नेगेटिव न्यूज़ ऑलवेज मेक्स न्यूज़। हम्म, तो ये जो हमारा सिस्टम ही शुरू से बना हुआ है ना, कि नेगेटिव चीजें लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मुझे ओके भी, मैं अलग अपवाद नहीं हूँ, ओके है ना। अभी वॉर चल रहा है तो मैं हर दिन सुबह में वॉर का अपडेट जरूर देखूंगा, जबकि उससे हमारे मेंटल उसको हरासमेंट ही होता है और कुछ फायदा नहीं होता उससे। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ नहीं हम लोग कवर करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ जरूर कवर करते हैं। वहां पे समझदारी हमारे मीडिया साथियों को ये करनी ही चाहिए और देखना भी चाहिए कि आप दोनों पक्ष का बात रखें। आप एज अ मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आपको वो दोनों लोगों का पक्ष रखिए एंड लेट द पीपल डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड, जजेस डिसाइड कि भाई क्या सही है नहीं, ओके। है ना। बट इस चीज को जैसा है, समय के साथ धीरे धीरे समाज अपना परिपक्व होता जाएगा और ये बेहतर रूप से होता जाएगा। सर लास्ट में अगर मैं बोलूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ, उनको अगर एक मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज दोस्तों यही है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वो हमेशा मरीजों की भलाई के लिए ही काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका नाम, उनका उनका पैसा, उनका रुतबा सब कुछ उसी से है कि आप और बेहतर करके दे पा रहे हैं कि नहीं। आप कभी भी उस डॉक्टर के पास दोबारा विजिट नहीं करने जाएंगे, ना ही किसी को रिकमेंड करेंगे जिसने कि आपके साथ कभी नुकसान किया हो या आपके साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया हो। और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोगों को न्यूज़ एवरीथिंग सब कुछ दिख रहा होता है। सो आज के डेट में डॉक्टर्स भी उतने ही बंधे हुए महसूस करते हैं और उनको उतना ही प्रेशराइज फील करते हैं कि हमको सही डिलीवर करना है। तो ये मन में इस विचार को थोड़ा अलग रखें और डॉक्टर्स पे भरोसा भरोसा करें। डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं, और आपको जहां आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपने सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को रखें। और उसके लिए जो डिफरेंट जो हमारे फोरम्स हैं, गवर्नमेंट ने जो हमें दे रखा है राइट्स, उसका उपयोग करें। बट प्लीज़ न्यूसेंस क्रिएट करके हॉस्पिटल्स में उस तरह से काम करने से हॉस्पिटल भी प्रेशराइज्ड फील करते हैं, डॉक्टर्स भी प्रेशराइज्ड फील करते हैं। और मेरे कई डॉक्टर्स फ्रेंड्स ने अपने आपको फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया सिर्फ इसी वजह से। सो अभी केस हुआ था, आई थिंक आप सब जयपुर में के आसपास का केस था, और बाकी अभी तो ये सब चलता रहता है। डॉक्टर्स भी इंसान हैं, हम सभी भी आप ही के परिवार के एक सदस्य की तरह हैं। हम भी उसी समाज से आते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। आप ही के कोई दोस्त, भाई, बेटा, बेटी वही डॉक्टर बनते हैं। तो ये डॉक्टर बनने के बाद कुछ अलग नहीं हो जाता है, इंसान वही रहता है ना। तो प्रयास यही करें कि इंसान को समझने की कोशिश करें, हॉस्पिटल्स को उतना स्पेस दें, और न्यूसेंस क्रिएट करने से पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सुधांशु, आज आपने बहुत ही टफ सवालों का जवाब मुझसे ले लिया है ना। धन्यवाद। थैंक यू।